हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेश्वर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ऋषिकेश पर्यटन स्थल होने के साथ साथ तीर्थनगरी भी है और इसके स्वरूप को और अच्छा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ऋषिकेश के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपए में से 66 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। इसमें राफ्टिंग, पर्यटन और तीर्थाटन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा और आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी और इससे ऋषिकेश में पर्यटन और तीर्थाटन सर्किट जो है विकसित होगा। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्र सरकार का आभार जताया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर अब सरकार की एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है, जहां पर अब 100 करोड़ रुपए की राशि में से 66 करोड़ रुपए की किस्त जमा कर दी गई है, जिसके लिए अब कैबिनेट मंत्री आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, इसे निर्माण करने के लिए, डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए एक अच्छी पहल सुदेश की मुखिया के द्वारा किया जा रहा है और अब इसके लिए देखिए पहल भी शुरू कर दी गई है। इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है, जहां पर बताते चले कि धामी सरकार ने 100 करोड़ की राशि में से 66 करोड़ रुपए की पहली जो किस्त है उसे अब जमा भी कर दी, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। देश के कोने कोने से देखिए टूरिस्ट जो है वो ऋषिकेश आते हैं, उत्तराखंड आते हैं घूमने के लिए और ऐसे में इसे और डेवलप करने के लिए अब सरकार अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। और देखिए यहाँ पर तमाम जो फिल्म है वो शूट होते हैं और इसके लिए अब और डेवलप करने की पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए अब फिर एक पानी की देखने को मिली है, जहां टूरिज्म को बढ़ावा मिले इसके लिए अब लगातार सरकार इस पर पहल करती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि देने वाली थी सरकार, जिसमें से पहली किस्त अब सरकार ने दे दी है, जिसमें से 66 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा और इसी के साथ साथ जिसके लिए कैबिनेट मंत्री ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो इसके लिए अब लगातार सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आगे आके देखिए अच्छी पहल करती हुई नजर आ रही है और जो भी टूरिज्म है वो बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं और उत्तराखंड एक ठंडा जो है प्रदेश माना जाता है और इसके लिए लगातार अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए सरकार अग्रसर होती हुई नजर आ रही है, हर तरह से प्रयास करती हुई नजर आती है। और यहाँ पर देखिए धामी सरकार ने एक और अच्छी पहल की है, जहाँ पर अब टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए जो है 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित किया गया है, जिसमें से 66 करोड़ रुपए की राशि जमा कर दी गई है। इसका हमारा चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे तपोवन हो या स्वर्ग आश्रम, उसके लिए बहुत बड़ा काम अब हो रहा है। ये है अब उसके बाद इस जिसे 100 करोड़ की आपने बात की है उसको भी केंद्र सरकार से हमें मिल रहा है और इसमें जो अवस्थापनाएं के काम होंगे, यानी कि काम की तो अब ऐसा लगेगा काम ढूंढना पड़ेगा कि हमें कौन सा काम करना है। तो 100 करोड़ रुपए उधर मिल रहा है, 1800 करोड़ और मिल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार बहुत अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है, दे रही है। और खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार ने बेटियों को बड़ी राहत दी है। जी हां, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन करने की तिथि को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है और इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण करने के बाद छात्राओं को 51,000 रुपए की धनराशि उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने सभी पात्र बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों से प्रमाण पत्रों को जल्द पूरा करने पर आवेदन करने की अपील की है। नंदा गौरा योजना को लेकर लगातार लाभार्थियों के द्वारा भी और कुछ आवेदकों के द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि 20 नवंबर की आखिरी तिथि होने के कारण कई समय से जो है कई बालिकाएं जो है इसे भरने से चूक गई हैं। चूंकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन है तो कुछ लोगों को इसमें दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण से समय वृद्धि के लिए कहा गया और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर तक एक महीने का जो है इसमें समय वृद्धि कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक आवेदन जो है वो 12वीं पास की हमारी बालिकाएं हैं वो कर पाए।
और रुड़कीकोट विश्वविद्यालय में अपने 27वें स्थापना दिवस के मौके पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रवीण कुमार और अतिथि डॉक्टर एनपी पाढ़ी ने शिरकत की। समारोह में कुलपति डॉक्टर अंकुश मित्तल ने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पेश की है और विश्वविद्यालय की शोध एवं नवाचार उपलब्धियों को रेखांकित किया है। इस मौके पर स्टाफ, शोधार्थियों और पूर्व छात्रों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जानकारी दे दें कि 1998 में स्थापित कोर विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बनाई है और समाज के विकास में अपना योगदान दे रहा है। इस कार्यक्रम का समापन उपाध्यक्ष श्री श्रेयांश जैन के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मैं यहाँ पे फाउंडेशन डे में हमको इनवाइट किया है चीफ गेस्ट। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की जो यूनिवर्सिटी बन गई है, इसको मैंने करीब 99 में 2001 में हमने इसको अंडर कंस्ट्रक्शन देखा था और उस टाइम ये लगा था कि ये आईटी रुड़की के इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी कुछ और बन रहा है, कैंपस बन रहा है। उसमें हमको आइडिया नहीं था। और जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कमीशन हुई और आज 26 फाउंडेशन डे मना रहे हैं हम लोग, और जो इसका स्प्रॉलिंग कैंपस है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं और यहाँ के जनरल पब्लिकेशंस हैं, बुक्स इन्होंने जो पब्लिश किया, जो हमारे वाइस चांसलर साहब ने रिपोर्ट अपने रूपों में बताया है, कम से कम 20-25 बुक्स का जो यहाँ पब्लिकेशन हुआ है और इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं और इन्होंने धीरे धीरे एक्सपेंड किया COER को आ रहे हैं। और उस दौरान एक्चुअली काफी बच्चे जो एकेडमिकली अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं और जो फैकल्टी अच्छे रिसर्च किए हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ अपना डेडिकेशन कंट्रीब्यूशन दिए हैं और साथ साथ उन आज की जो बच्चे एग्जीबिशन भी कर रहे हैं, उस दौरान हम उम्मीद करते हैं कि जो करेंट इंडिया और भारत की जो रिसर्च रिक्वायरमेंट है वो कोयर यूनिवर्सिटी फुलफिल कर पाएगा। कोयर यूनिवर्सिटी हम जानते हैं कि उत्तराखंड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, लेकिन टाइम के साथ जब विकसित भारत 2047 में कोयर यूनिवर्सिटी भारत की एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के रूप से कंट्रीब्यूट करने का उम्मीद कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोयर यूनिवर्सिटी आगे जाके देश नहीं एज वेल एज विश्व में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। जब 26वां फाउंडेशन डे थोड़ा 26वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं, बड़ा उत्साह है मन में। एक बहुत लंबी जर्नी तय करके आए हैं और हमारा यही लक्ष्य है कि जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ करके जाएं वो जीवन में अच्छा परफॉर्म कर सके, अच्छी अपना स्थान बना सके, परिवार की भी सेवा कर सके और देश का नाम पैदा करे। आपकी फसल है और आपने इतनी मेहनत की है कोविड के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? सभी लोग बोलते हुए मेहनत का नतीजा है कि कोविड नंबर 1 है। हमारे पिताजी ने हमको बहुत ऐसा आशीर्वाद दिया, कुछ बहुत सुंदर मॉरल वैल्यूज का उन्होंने हमें हमेशा बताया जो उनको ख्याल रखें। उन्हीं वैल्यूज को आज साथ में लेकर के चल रहे हैं और हमें आशा है कि पब्लिक भी हमारे बारे में वही ओपिनियन है। और हरिद्वार से टी सीरीज ट्रस्ट से जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि ने हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को धोखाधड़ी की शिकायत की है। बता दें कि ये मामला हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के रानी माजरा का है, जहां पर टी सीरीज कंपनी ने 5 भाइयों के साथ 6 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा तय किया था और इस सौदे के तहत 85 लाख रुपए एडवांस दिए हैं। लेकिन आरोप है कि तय समय बीतने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। जब ट्रस्ट ने पैसा वापस मांगा तो जमीन बेचने वाले पक्ष ने पैसा लौटाने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने ज्वालापुर कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में अब अधिकारी दोनों पक्षों से पूछताछ कर रहे हैं। ये गुलशन कुमार जी का जो ट्रस्ट है टी सीरीज वालों के, उनके प्रतिनिधि की ओर से यहाँ शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। उस पैसे के 2 साल होने के उपरांत भी न वो पैसा दिया गया बल्कि वो जमीन को आगे भी एग्रीमेंट कर दिया गया बेचने के लिए। इस संबंध में जांच कराएगी। जांच सही पाने पर उनके विरुद्ध जो है विरोध पंजीकृत किया गया।
और ऋषिकेश से सटे नरेंद्र नगर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मुस्लिम लोगों द्वारा खुलेआम सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। इसको लेकर हिंदू संगठन के लोगों में क्रोध है। हिंदू संगठन ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल समद नाम के व्यक्ति ने डोईवाला से मौलवी बुलाया है और मौलवी से सामूहिक रूप से नरेंद्र नगर में नमाज पढ़ाई जाती है और इसके बाद पुलिस टीम और हिंदू संगठन के लोग नमाज पढ़ाई जाने वाली जगह पहुंचे, जहां अब्दुल समद को बाहर से आए लोगों के साथ सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना बंद करने के लिए कहा गया। इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने चेतावनी दी कि अगर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना बंद नहीं किया गया तो वे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जहां पर अब्दुल समाद नाम का एक व्यक्ति जो है तो कई लोगों के साथ नमाज पढ़ रहा था। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और कई जो हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर पहुंचे और अब्दुल को नमाज पढ़ने से मना किया गया, जिसके बाद ये चेतावनी भी दी गई कि अगर आप जो है नमाज पढ़ना बंद नहीं करेंगे तो यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। तो ये देखिए बड़ी पहल और एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर सामूहिक नमाज पढ़ने का एक मामला सामने आया है, जहां एक साथ कई लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसे रोका गया। रोके जाने पर यह चेतावनी भी दी गई कि अगर नमाज नहीं रुका तो यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। हिंदू संगठन के लोगों में लगातार आक्रोश है इसके प्रति और अब जो है हिंदू संगठन के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा गया। कहाँ जाते मैं वहीं जाऊंगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने अब स्कूलों का सहयोग लेना शुरू किया है। परिवहन विभाग के अधिकारी स्कूलों में जाकर छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं और साथ ही छात्रों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिला रहे हैं। और इसी कड़ी में ऋषिकेश में आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां प्रिंसिपल उमाकांत पंत के साथ मिलकर उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया और आरटीओ ने छात्रों को बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से खुद की और दूसरे की जान खतरे में पड़ सकती है। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर जो सिकंदरी सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे तंग आकर परेशान महिलाओं ने डीएम कविंद्र सिंह की जनता दरबार में पहुंचकर गुहार लगाई है। महिलाओं का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से उनके और उनके बच्चे की सुरक्षा जो है वो खतरे में है और महिलाओं का कहना है कि इस समय जो है समस्या को लेकर पहले नगर निगम प्रशासन से शिकायत कर चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और महिलाओं ने चेतावनी तक दे डाली है कि अगर अब समस्या का समाधान नहीं निकला तो नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि इस मामले में डीएम कविंद्र सिंह ने महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को समस्या का समाधान निकालने का निर्देश दिया है। मिथिलेश हूँ, मैं अल्मोड़ा में पोस्टिंग है मेरी, मैं साइंटिस्ट हूँ। मेरा बच्चा 12 साल का अभी सैटरडे खेलने निकला, उसको पीछे से कुत्ते ने आके काट लिया। उसके फादर भी इस समय बाहर थे। हम लोग इतने पैनिक और ट्रॉमा में थे। उसके बाद ले जाके किसी फ्रेंड ने हमारे उनको दिया और मैं दूसरे दिन मतलब ले जाके दिखाया डॉक्टर को। दूसरे दिन मुझे किसी तरह से ऑफिस से विदाउट छुट्टी और करके आना पड़ा। ये सब परेशानी हम क्यों सहें? इतना ट्रॉमा और सारी चीजें, इतनी बड़ी सोसाइटी में फ्लैट खरीदना इतना महंगा और उसके बाद हम लोग इस तरह से परेशान रहे। इसका कोई सोसाइटी के लेवल पर कोई व्यवस्था, सोसाइटी कुछ नहीं हो पा रहा है। हमने डीएम साहब से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि हमसे जो पॉसिबल हो पाएगा हम करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अब हम नगर निगम के पास जा रहे हैं। अगर वो भी कुछ नहीं कर सकता, हम वहीं धरना लेके बैठेंगे। हम कब तक इस तरह से अपने बच्चों को या बुजुर्गों को फैमिलीज को कटवाते रहेंगे? कोई तो सॉल्यूशन है। खाली उन्हें स्टरलाइज करना और उन्हें वैक्सीन करना सॉल्यूशन नहीं है। वो जो काट रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है? कम से कम नाना कहते भी 30 से 50 स्ट्रीट डॉग्स हमारी सोसाइटी में है। तो हर बार कह देते हैं स्टरलाइज कर दिया है मैम, इनको है ना वैक्सीन दे दी है मैम, आते रहते हैं और हमें तो लगता नहीं, फिर भी कैसे बढ़ रहे हैं। और ये कह देते हैं कि यहीं की पैदाइश है। अरे ऐसे कैसे पैदाइश है? हम भी तो यहीं रह रहे हैं, हमने तो नहीं देखे इतने सारे कुत्ते। पहले 2-4 दिखते थे, अब इतने सारे एकदम से हो गए। और ऋषिकेश के रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में काम करने वाले युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने होटल कर्मी का शव गंगा की गहराई से बरामद किया है। शव को एसडीआरएफ की टीम ने रायवाला थाना पुलिस के हवाले किया है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर राघवेंद्र सचवान ने बताया कि रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गीता कुटीर गंगा घाट पर शाम को एक युवक के डूबने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची। लोगों से जानकारी लेने के बाद गंगा में एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया। कुछ ही देर में डीप ड्राइवर प्रदीप नेगी ने गंगा की गहराई से युवक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और वही विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सहूलियत के लिए कई अहम घोषणाएं की और इस कार्यक्रम में उन दिव्यांगजनों को भी सम्मानित किया गया। दिव्यांग भाई बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे दिव्यांगजनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नई योजनाएं लाई जा रही हैं। राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं। लगातार दिव्यांगों के लिए अच्छी नीति बना रहे हैं, उनको पेंशन मिले उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों को राज्य के अंदर पेंशन दी जा रही है। निकट भविष्य में जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनको प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर अगले दिव्यांग दिवस पर सारे उपकरण, चाहे कान के हों, चाहे उनके पैरों के हों या उनकी कोई अन्य डिमांड हो, जो भी उनके लिए जरूरी होती है वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही हमने यह भी तय किया है कि आने वाले समय में हम दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो IAS की कोचिंग करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। हमारे दिव्यांग भाई बहनों और हाल ही में उत्तरकाशी में हुई हिंदू संगठन की महापंचायत ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे। उन्होंने बीजेपी पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर महापंचायत हुई। वास्तविकता है तो अनुसार कार्रवाई करे। सरकार तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है और जो उनके अंशुमानिक संगठन है वो इस तरीके का कृत्य करते हैं। तो ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है। लेकिन जो महापंचायत हुई है वो कुछ जो शर्तें हैं उसके बाद महापंचायत को अनुमति मिली है और अब तक चूंकि महापंचायत हो चुकी है और जो शर्तें शासन प्रशासन द्वारा उनको लगाई गई थी उन शर्तों के अनुरूप वहां महापंचायत हुई थी। तो लोकतांत्रिक देश है, किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी है, किसी भी संस्था को बोलने की आजादी है। कहीं लगता है कि उसमें कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, उसको लेकर ही इस प्रकार की या तो शर्तें लगाई जाती है या उसको प्रतिबंधित किया जाता है। और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यह आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। खेल की तारीखों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मुहर लग चुकी है और इसकी जानकारी खेल मंत्री रेखा आर्या ने दी है। आपको बता दें कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चीन में होने वाले एशियाई विंटर गेम्स को देखते हुए उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तारीखों में फेरबदल का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी ओशा को इस बारे में पत्र लिखा था, जिसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अब उत्तराखंड में तय तारीखों पर ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने की सहमति दी है और अब उत्तराखंड सरकार के पत्र भी मिल गया है। देखिए, आज प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पूर्ण तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है।
जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा हुई। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा और प्रदेश की तैयारियों को भी देखा और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, बेहतरीन आयोजन भी करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के लाल पानी क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचकर लॉयंस क्लब कोटद्वार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। रितु खंडूड़ी भूषण ने नेगी परिवार द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि छोटी सी उम्र में ही संचालक रजत नेगी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र के वातावरण और सुविधाओं को देखकर रितु खंडूड़ी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। मैं आज मां शक्ति फाउंडेशन में आई हूँ और मैं नेगी परिवार को, खासकर रजत को, बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। इतनी छोटी सी उम्र में ये तो संभले ही इन्होंने बीड़ा उठाया है कि देश में जो भी बच्चे उनकी मदद चाहेंगे एडिक्शन से डी एडिक्ट होने का, उनको ये मदद करेंगे। बहुत ही सुंदर माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, साफ सुथरी जगह है, बहुत वाइब्रेंट जगह है, अच्छी एनर्जी है इस जगह पे। और पंचायतों में चुनाव न कराने और प्रशासकों की नियुक्ति किए जाने से कांग्रेस प्रदेश सरकार पर लगातार आक्रोश प्रकट कर रही है। वहीं सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति को संविधान सम्मत कराकर दिया है। तो वही आपको बता दें, इसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनदेव चौहान का कहना है कि भाजपा ब्लॉक प्रमुखों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हमेशा खड़ी है। हालांकि उनके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सका, लेकिन पंचायत में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ही प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। जो जिला प्रशासक की नियुक्ति की गई है वो संविधान के तहत और उत्तरांचल पंचायत राज एक्ट के तहत की गई है और साथ ही ये नियुक्तियां कोई पहली बार नहीं हुई हैं। कांग्रेस के शासनकाल में और अन्य राज्यों में भी इस तरह की प्रशासकों की नियुक्तियां होती रही हैं, लेकिन कांग्रेस की मांगें बड़ी अनोखी होती हैं। वो कभी ग्राम प्रधानों की, कभी ब्लॉक प्रमुखों की के कार्यकाल को बढ़ाने की भी बात कर रहे थे, लेकिन सरकार उनके हमेशा प्रधानों की और ब्लॉक प्रमुखों के साथ खड़ी रही है। लेकिन संविधान के तहत और न्याय विभाग की राय के बाद कार्यकाल बढ़ाना संभव नहीं हो सका। और हल्द्वानी विधायक सुमित प्रदेश में राज्य सरकार पर जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार ने जिला पंचायत के अध्यक्ष को ही प्रशासक बनना था तो ब्लॉक प्रमुखों में क्या कमी थी, वहीं प्रधानों को भी प्रशासक क्यों नहीं बनाया गया। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि यह सोचे समझे षड्यंत्र के तहत सरकार द्वारा किया गया काम है और यह गलत परंपरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई है, क्योंकि ज्यादातर जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए पूरे प्रदेश के जन प्रतिनिधियों में इस सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि चलो आपने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया, अरे तो ब्लॉक प्रमुखों में क्या कमी थी, ग्राम प्रधानों में क्या कमी थी, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है? ये तो सोची समझी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन सबको बैठाया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत एक इन्होंने चीज चलाई है और इसका सख्त विरोध कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक हम लोग करेंगे। और मेरी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो आज सारे प्रधान संगठन जो हमारे हैं, जिला पंचायतों के संगठन जो हैं, जो हमारे क्षेत्र पंचायतों के संगठन है और जितने ये निर्वाचित और जीत के आए हुए लोग हैं उनके साथ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा हर विधायक को 10 करोड़ रुपए की सड़कें देंगे। अधिकार तो उनके भी सब जीत के आए, पत्रकारों के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। विजय इजाजत, नमस्कार।